अस्सलाम वालेकुम। एक सदों में आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तान पहुंचने से पहले उन्होंने अफगानिस्तान का भी दौरा किया। इस विज़िट में हमने देखा है कि कुछ सख्त पैगामात पाकिस्तान के लिए दिए गए हैं और इसकी पहले से ही उम्मीद की जा रही थी। काफ़ी तज्ज़ियात आ रहे थे कि जो विज़िट है, चूँकि इसमें CIA के डायरेक्टर भी शामिल हैं, अमरीकी फ़ौजी क़यादत के भी आला ओहदेदार शामिल हैं, तो एक सख्त पैगाम लेके हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान आ रही हैं। अब हमने देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से, ख़ास तौर से उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अमरीका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तनाव का शिकार हैं। उसके बाद काफ़ी बातचीत भी हुई और कुछ जो ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस विज़िट को कैसे देख रहे हैं जो सरमायाकार हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले चंद रोज़ से कराची स्टॉक मार्केट में काफ़ी हमको सेलिंग नज़र आ रही है, गैर मुल्की सरमायाकार भी बेचते हुए नज़र आ रहे हैं शेयर्स, और आज भी मार्केट कुछ डाउन है। हमको ये भी मालूम है कि काफ़ी दबाव है पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका से कि वो अपने कुछ ख़ास इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन करे। अब तक वो ऑपरेशन नहीं हुआ है, और अगर होता है तो उसके भी मईशत पे क्या असरात नज़र आते हैं। वैसे हमको मालूम है कि बजट खसारा इस साल काफ़ी नज़र आ रहा है, पिछले साल भी काफ़ी रहा था। तो अगर कोई फ़ौजी ऑपरेशन होता है उसकी भी कॉस्ट होगी, तो उसका भी असर पड़ सकता है। और एक चीज़ और है कि अमेरिका ने पिछले साल दिसंबर से कोलिशन सपोर्ट फ़ंड के मद में कोई पैसा पाकिस्तान को अदा नहीं किया है। तो अगर कोई ऐसे फ़ौजी ऑपरेशन पर दबाव दोबारा नज़र आता है इस विज़िट में, तो फिर उसके भी माशी असरात हमको नज़र आ सकते हैं। तो हम इस पूरी जो सूरत हाल उसका जायज़ा लेंगे और हम बात करेंगे मोहम्मद सुहेल से, जो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल, आप समझते हैं कि हिलरी क्लिंटन साहिबा का ये जो विज़िट है, चूँकि उसमें CIA के डायरेक्टर भी शामिल हैं और जो अमरीकी फ़ौजी क़यादत है उनके भी आला अफसर शामिल हैं, तो जैसे कि तज्ज़ियात आ रहे थे कि इसमें बहुत ही कोई सख्त पैगाम होगा पाकिस्तान के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी वजह से जो सरमायाकार हैं पाकिस्तान में, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो थोड़ी सी गैर यकीनी की कैफियत का शिकार नज़र आ रही है? लेकिन शुजा, जो पाक अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी थी वो अब उसको काफ़ी अरसा हो गया है। 2 मई के वाक़या के बाद बहुत उतार चढ़ाव आया है, ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे जितने पहले थे। तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा जो करंट विजिट है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा खौफ इसलिए नहीं था कि हम वैसे ही एक बहुत बड़े रिलेशनशिप चल रहे हैं, और इसमें सरकारों को ये बहुत ज्यादा उम्मीद ये भी नहीं थी कि यहाँ पे एक यू टर्न होगा और हम पुराने हैसियत पे या ताल्लुकात पुराने जिस तरह थे आ जाएंगे। ये जरूर सरमायाकार और इन्वेस्टर इस विजिट को स्पेशली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है या ताल्लुकात को कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, उसके क्या नताइज होते हैं। अलबत्ता जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई बहुत बड़ी उम्मीद लोकल या फॉरेन सरमायाकार विजिट से नहीं लगा रहे थे, और यही वजह है कि जो उनके स्टेटमेंट आपने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में दिए, जिसमें एक बाहर की न्यूज एजेंसी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाया। तो मेरे ख्याल में कि बहुत ज्यादा सरमायाकार ना तो उम्मीद लगा बैठे थे और ना ही उनके इस स्टेटमेंट से बहुत ज्यादा वो खौफजदा हुए हैं। अच्छा, क्योंकि जो इससे पहले भी खबरें आ रही थीं और कुछ तज्ज़ियात जो आ रहे थे उसमें, और जो उन्होंने कल एक बात की है जिसको काफ़ी हाईलाइट मीडिया कर रहा है कि उन्होंने कहा कि वी विल कंटिन्यू टू फाइट टॉक एंड बिल्ड। उन्होंने 3 अल्फाज उसके फाइट टॉक एंड बिल्ड की जो बात की है, और एक खदशा जो कुछ अर्से से पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि अगर जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि अमेरिका दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि जी वो एक्शन ले अपने कुछ ख़ास इलाक़ों में, और अभी तक हमने वहाँ पे कोई फ़ौजी ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, तो ये खदशा था कि कहीं अमेरिका जो है वो फ़ौजी ऑपरेशन ना करे उन इलाक़ों में। तो इसकी वजह से आप समझते हैं कि ये एक खदशा है और इसकी वजह से भी कुछ नर्वसनेस पाई जाती है? देखिए, ये खदशा नर्वसनेस आज से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले भी थी, बट थोड़ी सी उम्मीद की किरण पैदा हुई थी कि हो सकता है कि कुछ नरमी आए जो अमेरिका का लबो लहजा है। और हमने देखा कि क्लिंटन साहिबा ने जो अफगानिस्तान में स्टेटमेंट दिए वो थोड़े सख्त थे, और आज पाकिस्तान में उन्होंने थोड़े से डिप्लोमेटिकली न्यूट्रल स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने कहा कि हम एक स्टेबल प्रॉस्पेरस पाकिस्तान देखना चाहते हैं। तो शुजा, जिस तरह मैंने कहा कि हालात इतने ऑलरेडी कशीदा हो गए थे कि बहुत ज्यादा तवक्कुआत इन्वेस्टर्स इस पे लगा के नहीं बैठे थे, और हमारे यहाँ जो हालात हैं स्पेशली इंटरेस्ट रेट के हवाले से वो तो थोड़ा सा इंडिकेशन कर रहे हैं कि हल्की फुल्की सरमायाकारी बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा,
तो आप समझते हैं कि इन जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसको अब बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही और इतना जो है वो सरमायाकार या दूसरे जो बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं समझते कि ये सीरियस डेवलपमेंट हो सकती है। जो वॉर ऑफ वर्ड्स अगर हम बात करें कि अल्फाजों में तो काफ़ी हमने देखा है कि इससे पहले भी सख्त अल्फाज यूज़ किए गए हैं, लेकिन एज सच कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है कि जो उसको सप्लीमेंट करता। तो यही आप समझते हैं कि इन्वेस्टर्स की आगे भी सोच है कि बातें काफ़ी टफ होती रहेंगी लेकिन प्रॉब्ली एक्शन इतना टफ नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि 6 महीने में जो हालात की कशीदगी है वो अभी अक्सर नहीं हो रही, ना ही बेहतर हो रही है, वो उसी लेवल पे मेंटेन है। अगर यहाँ इनकी विजिट से कुछ हालात में बेहतरी आएगी तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मगर इन्वेस्टर्स ने जो जमीनी हकायक है उनको सामने रखते हुए बहुत ज्यादा तवक्कुआत इस विजिट से नहीं रखी हैं, क्योंकि जो पिछले 6 माह में हुआ है वो सबके सामने है कि उनकी जो सख्त बयानात वो जारी रह रहे हैं और पाकिस्तान जो अपना स्टैंड है उस पर भी कायम दायम है। अच्छा, अगर जो फ़ौजी ऑपरेशन करने की बात है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, जो अमेरिका काफ़ी अर्से से पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है, हमने ज़ाहिर है कि अब तक वहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप समझते हैं कि इसका हमारी मईशत पे असरात नज़र आएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है कि जो भी फ़ौजी ऑपरेशन होता है उसकी एक कॉस्ट होती है। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो हम सबके सामने हम अक्सर प्रोग्राम में डिस्कस करते रहते हैं। प्लस अमेरिका ने पिछले साल दिसंबर के बाद से कोalition सपोर्ट फ़ंड के भी कोई पैसा रीइंबर्स नहीं किया है। तो अगर ये प्रेशर आता है तो आप समझते हैं कि इसके कुछ मनफी असरात हमको मईशत पे और नज़र आएंगे? देखिए शुजा, ये मनफी अभी डिसाइड करना मुश्किल है। अगर फर्क करें कि कुछ तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है कि नॉर्थ वजीरिस्तान या जो भी इलाके में पाक फौज अगर एक्शन करती है और उसके साथ जो $1 अरब से ज्यादा का कोalition सपोर्ट फंड जो पेंडिंग है उसकी डिस्बर्समेंट भी शुरू हो जाती है, तो मेरे ख्याल में मनफी असरात जो हैं वो डिस्बर्समेंट की वजह से खत्म हो जाएंगे और कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। इनफैक्ट उसका फ्लिप साइड ये हो सकती है कि अगर अमेरिका जो है वो कोalition सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जल्दी से रिलीज कर देता है और वो अपने असर और रसूख करता है और पाकिस्तान की जो अपकमिंग पेमेंट्स हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से वो भी जल्दी हो जाती हैं, तो हो सकता है कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सिक्योरिटी एक्सपेंसेस के बढ़ने का वो कंपनसेट हो जाए अमेरिका के उन इक़दामात से जिनके तहत पाकिस्तान में फॉरेन इन्फ्लोज आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा सुहेल, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि पिछले चंद दिनों में जो हमने कराची स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, जो गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से हमने सेलिंग का रुझान देखा है, उसकी कोई और वजह है या वो इन हालात को भी देख रहे थे, उन्होंने देखा था कि जी विज़िट होने वाला है और जैसे हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि सख्त पैगामात की बात हो रही है, तो पता नहीं किस तरफ जो है हालात रुख करें तो थोड़ी सी सेलिंग हो, ये वजह है या कोई और हमको वजह नज़र आ रही है जो गैर मुल्की सरमायाकार मार्केट में सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग ये रीज़न नहीं है, ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं, क्योंकि गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में ग्रेजुअली पिछले कोई 6-8 माह से बेच रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये सेल ऑफ दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में देखा जा रहा है। ये साल दुनिया भर की स्टॉक्स मार्केट के लिए बहुत ही बुरा साल साबित हुआ है। सारी मार्केट जो हैं ईयर टू डेट डाउन है और पाकिस्तान एक वाहिद मार्केट है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, जिसकी परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेहतर है। तो कुछ स्टॉक्स थे जैसे फौजी फर्टिलाइजर जो बहुत रैली कर गए थे 6 माह में, उनकी प्राइस जो है 50-60% बढ़ गई थी, तो उसको अपॉर्चुनिटी देखते हुए कुछ फॉरेनर्स ने 2-3 दिन में कोई $9 मिलियन की सेलिंग की है, जिसकी वजह से मार्केट अंडर प्रेशर है। तो इसका ताल्लुक पाक अमेरिका ताल्लुकात से डायरेक्टली नहीं है, ज्यादा ताल्लुक उसका जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका में या यूरोप में, उसकी वजह से जो बाहर के सरमायाकार हैं वो रिस्क एवर्स हो गए हैं और पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में, फिलीपीन, थाईलैंड में हर जगह सेलिंग कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। मोहम्मद सुहेल से हमारी बात हो रही थी, जो टॉप लाइन सिक्योरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो हालिया दौरा है हिलेरी क्लिंटन का उसको सरमायाकार देख रहे हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इससे पहले भी सख्त पैगामात की बात हुई, वही हमको इस वक्त भी नज़र आ रहा है। तो काफ़ी हद तक जो सरमायाकार हैं, ख़ासतौर से अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों की बात की जाए, तो वो इस ख़बर को डाइजेस्ट कर चुके हैं। जो रीसेंट सेल ऑफ हमने देखा है गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से, वो सुहेल का एक ग्लोबल ट्रेंड है। जो इस वक्त माशी हालात हमको यूरोप में, अमेरिका में नज़र आ रहे हैं, तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में सेलिंग हमको नज़र आ रही है। और वही चीज़ हमने कराची स्टॉक मार्केट में भी देखी है, जहाँ पिछले चंद रोज़ में गैर मुल्की सरमायाकारों ने तकरीबन $9 से $10 मिलियन के
शेयर्स बेचे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम कपास की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे कि मुल्क में हालिया बारिशों के बाद और ख़ासतौर से सिंध में सैलाब के बाद कपास की पैदावार में कितनी कमी हुई है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मानसून की बारिशों में और ख़ास तौर से सिंध में जो सैलाब आया था उसके बाद कपास की फसल पर काफ़ी खदशात पैदा होने शुरू हो गए थे। कपास की जितनी फसल की उम्मीद थी उससे कम होगी, कितनी कम होगी। और कपास की फसल पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि टेक्सटाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की और एक्सपोर्ट्स में भी बहुत बड़ा हिस्सा है टेक्सटाइल का। तो हम जो अब चूँकि पानी काफ़ी जगह से उतर भी गया है, बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं, अब जो सूरत हाल सामने आ चुकी है, अगर कपास की पैदावार में कमी हो रही है तो कितनी कमी है, और इससे फिर जो इंपोर्ट कपास करनी पड़ेगी वो कितनी करनी पड़ेगी, ये भी एक बड़ा अहम ये सवाल है। इस पर हम बात करेंगे। हमको लाहौर स्टूडियो में एहसान उल हक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन के। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको। जी थैंक यू। एहसान साहब, अब चूँकि बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं, सैलाब का पानी भी काफ़ी जगह से उतरना शुरू हो गया है, तो पिक्चर बहुत क्लियर हो गई होगी कि कपास की फसल को कितना नुकसान पहुंचा है। और जितनी उम्मीद शुरू में रखी जा रही थी कि कपास की इतनी गांठें पैदा होंगी पाकिस्तान में, तो अब क्या सूरत हाल सामने आ रही है, हमारी पैदावार कपास की कितनी होगी? बारिशों से जो हम लोगों ने एक फ़िगर कैलकुलेट की थी कि कुछ 2 मिलियन प्लस का तकरीबन जो लॉस है वो तो अभी तक ऐसा ही है। लेकिन फार्चुनेटली जो करंटली पाकिस्तान में जो कपास की पैदावार है वो तवक्कुआ से ज़्यादा बेहतर सामने आ रही है। और ख़ास तौर पे पंजाब में जो पैदावार है वो 15 अक्टूबर तक जो PCG की फ़िगर्स आई हैं वो पिछले साल की इसी अर्से के मुकाबले 57% ज़्यादा है। तो आई थिंक इस वक्त साल हमारे मुल्क की जो टोटल प्रोडक्शन है वो 1 करोड़ 30 लाख प्लस होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन इससे भी ज़्यादा की उम्मीद रखी जा रही थी। 16 मिलियन तक की बात हो रही थी कि 1 करोड़ 60 लाख बेल्स हो सकती हैं। तो अभी जो कमी है उसके बाद आप कह रहे हैं उसके बाद 1 करोड़ 30 लाख बेल्स होंगी। जी, अगर ये जो हमारे बारिशों से अनफॉर्चुनेटली जो बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस सामने आए, अगर ये ना होते तो हम लोग तवक्को कर रहे थे कि 15 मिलियन से प्लस हमारी प्रोडक्शन लाजमी होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अब 2.2 मिलियन समथिंग का लॉस है तो 13 मिलियन प्लस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि बारिशों के असरात ख़त्म हो गए, बारिशों के असरात अभी तक जारी हैं। सिंध के जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो अजला थे, बदीन, ठट्ठा वगैरह, वहाँ कपास के खेतों में अभी तक पानी खड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली जो सेम पानी के जो सेम नाले थे उनका पानी भी कपास के खेतों में दाखिल हो गया है और ड्रेनेज का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो रहा। तो जो फर्दर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कुछ अर्से बाद इन खेतों से हमें कुछ क्रॉप मिलने की उम्मीद होगी, वो अब भी उम्मीद काफ़ी कम होती जा रही है। अच्छा, तो उसके बावजूद 1 करोड़ 30 लाख गांठें आप समझे इसकी पैदावार हो जाएगी। अच्छा, आपने पंजाब की बात की कि पंजाब में काफ़ी अच्छी हुई है फसल, तो जो सिंध का नुकसान अगर हम आइसोलेशन में थोड़ी सी बात करें तो सिंध में कितना नुकसान आप समझते हैं कि हुआ है फसल को? 70% फसल तबाह हो गई है, 60%, 50%? जी, बारिशों से अशवी साहब जिन जो अजला थे, बदीन, ठट्ठा, सांगड़, मीरपुर ख़ास, ये बदीन और ठट्ठा के जो अजला थे, ये पाकिस्तान में एक नया कॉटन बेल्ट पिछले 2-3 साल से डेवलप हुआ था। और इन अजला में तकरीबन 100% हम कह सकते हैं कि कॉटन डैमेज हो गई है। सांगड़ में तकरीबन हम कह सकते हैं कि 70, मीरपुर ख़ास में इसी तरह बाज़ अजला में परसेंटेज ज़्यादा, बाज़ में कम है। लेकिन मजमूई तौर पे हम लोग समझते हैं कि सिंध में तकरीबन कोई 20 लाख प्लस जो बेल्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं। और पंजाब में कोई इतना ख़ास लॉस नहीं हुआ। अगर हम बहुत ज़्यादा भी कैलकुलेट कर लें तो आई थिंक 50,000 बेल से ज़्यादा लॉस पंजाब में आई थिंक नहीं होना चाहिए इन बारिशों की वजह से। ठीक है, तो सिंध की जो आपने बात की, जो 20-22 लाख गांठों का नुकसान हुआ है, ये सिंध की मजमूई पैदावार का कितना फ़ीसद होगा? हम कितनी एक्सपेक्टेशन उम्मीद रख रहे थे कि सिंध से इतनी कपास की पैदावार हो सकती है इस साल? सिंध से हम लोग इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 45 लाख प्लस प्रोडक्शन होनी चाहिए थी और आई थिंक 5 मिलियन भी हो सकती थी, क्योंकि इस तरह जनवरी फरवरी में पंजाब के सिंध के साथ साथ पंजाब में भी, सिंध में भी बहुत ज़्यादा काश्त हुई थी और वेदर कंडीशंस बारिश से पहले बहुत अच्छी थी। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंध में कम से कम 45 लाख और पंजाब में 10 बिलियन जो प्रोडक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जैसे मैंने बताया कि 2 मिलियन का लॉस हो चुका, तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 मिलियन प्लस सिंध से पैदावार होनी चाहिए, क्योंकि सिंध की जो अजला हैं, घोट की, डैर की,
नौशेर और फिरोज़ वगैरह, इन अजला में कॉटन की क्रॉप माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छी है। ख़ासतौर पे जो सखर डिवीज़न है यहाँ पे कॉटन की जो क्रॉप है इस साल सिंध में माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक है, तकरीबन कहा जा सकता है कि 50% नुकसान ज़रूर हमको नज़र आ रहा है, 45 से 50%। अच्छा, अब अगर हम कपास की जो फसल पंजाब में हुई है उसकी बात करें, वहाँ काफ़ी अच्छी फसल हुई है, आपका नुकसान भी कम हुआ है और पिकिंग्स काफ़ी अच्छी रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो किसान जिन्होंने कपास लगाई थी, उसकी फसल लगाई थी, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है इस साल। कपास की जो पर एकड़ यील्ड है वो तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर ये सिंध का भी हम लॉस अगर ना होता तो पाकिस्तान की जो पर एकड़ यील्ड थी वो हमारे हमसाया मुल्क के तकरीबन बराबर होने जा रही थी इस साल। और ये पहली दफ़ा था पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हमारे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कपास पैदा करने वाले जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पर एकड़ यील्ड के जो तमाम फैक्टर्स थे वो इस साल पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे, लेकिन वेदर कंडीशंस पे चूँकि इंसानी का हमारा उस पर बस नहीं है। पंजाब में बहुत अच्छी पैदावार होने जा रही है पर एकड़ यील्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद किसान इस वक्त इतना खुश नहीं है क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से नीचे जा रही हैं डे बाई डे, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी प्राइसेस में, कॉटन की प्राइसेस में डाउनफॉल का ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, और उसकी बड़ी वजह यही है कि पैदावार दुनिया भर में भी अच्छी हुई है। हाँ जी, दुनिया की जो दो बड़े इदारे हैं जो कॉटन प्रोडक्शन उसकी और एंडिंग स्टॉक्स की और उसकी कंजम्पशन की फिगर्स जारी करते हैं, दोनों का ये ख्याल है कि दुनिया में इस साल कॉटन की प्रोडक्शन पिछले साल से मिनिमम 10% ज़्यादा है, जबकि जो उसकी कंजम्पशन है वो पिछले साल से काफ़ी कम है। तो एंडिंग स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादा बज़ाहिर फोरकास्ट कर रहे हैं। और जो मेजर फैक्टर है इस साल वो ये है कि चाइना ने जिस साल बहुत तेज़ी से दुनिया भर से कॉटन की परचेज शुरू की थी, इस साल चाइना में कॉटन बाइंग का या कॉटन यॉन बाइंग का या ग्रे क्लॉथ का वो ट्रेंड अभी तक सामने नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से दुनिया में ख़ासतौर पर जो हमारा कॉटन की जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो डे बाई डे नीचे हो रही हैं और अभी कल 97 सेंट पर पाउंड पे आ गई। अच्छा, इंपोर्ट की अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इस साल कितनी कपास पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ेगी? ये सब डिपेंड करता है कि हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कितने हैं, और दूसरी अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं तो हमारे मुल्क में इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। फैसलाबाद जो हमारा मेजर कॉटन का जो हमारा सिटी है वहाँ पे गैस की वीक में 3 दिन की लोड शेडिंग है, बिजली की कुछ लोड शेडिंग बेहतर हुई थी, वो दोबारा प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी सामने आ रहे हैं, या हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, अगर ऑर्डर होते हैं तो हम उनको टाइमली फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो एक्सपोर्ट्स में हमारे इस साल कुछ प्रॉब्लम्स मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन अगर अल्लाह करे कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेहतर रहीं और जिस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर इसी स्पीड से हम लोग एक्सपोर्ट करते रहे तो हमारी प्रोडक्शन जो हमारी नीड होगी वो तकरीबन को 15 मिलियन बेल्स की होगी हमारी मुल्क की ज़रूरियात के लिए। तो आई थिंक 2 मिलियन प्लस माइनस हमें फिर कॉटन बेल्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, और आईसिस का जो कीमतों के बारे में आप बता रहे थे, तो आप समझते हैं कि जो कीमतें इस वक्त नज़र आ रही हैं पाकिस्तान में भी तकरीबन 6100-200 रुपये फ़ी मन पे कीमत आ गई है, इससे भी नीचे कीमत चली गई थी। आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की कि 97 सेंट्स फ़ी पाउंड वहाँ पे है, तो कीमतों का ट्रेंड आप क्या मज़ीद नीचे की तरफ देख रहे हैं? नियर फ्यूचर में तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो अभी कीमतों में जो डाउनफॉल का ट्रेंड है वो अभी थोड़े अरसे तक जारी रहेगा। अच्छा, तो कितनी कीमत और आप समझते हैं कि नीचे आ सकती है? इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा शुजा साहब कि कुछ अर्सा पहले तक दुनिया भर में जो कमोडिटी की प्राइसेस थी वो डिमांड और सप्लाई की बेस पे होती थी, लेकिन पिछले कुछ अर्से से हमारे जो इंटरनेशनल कमोडिटीज मार्केट्स हैं वहाँ स्पेकुलेशन का जो है रुझान बहुत तेज़ी सामने आ रहा है। तो जो स्पेकुलेटर्स हैं वो अपने मुताबिक मार्केट्स को कभी तेज़ी कर रहे हैं कभी मंदी कर रहे हैं। पिछले आपको पता है कि कॉटन की जो प्राइस थी वो इंटरनेशनल मार्केट में $2.19 सेंट तक चली गई थी, जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थी। बिल्कुल इसी तरह इस साल गोल्ड पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है। तो ये डिपेंड करता है जो स्पेकुलेटर्स हैं वो इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर दुनिया में जो पिछले साल से प्रोडक्शन है वो सिर्फ 7 से 10% ज़्यादा है। तो प्राइसेस में भी बहुत मामूली फ़र्क आना चाहिए था, लेकिन प्राइसेस तो तकरीबन 100% से ज़्यादा डाउन हो गई हैं। तो इसलिए ये फोरकास्ट करना कि नियर फ्यूचर में क्या लग रहा है ये बज़ाहिर थोड़ा सा ज़रा मुश्किल सा सवाल है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान साहब, आपने वक्त निकाल और प्रोग्राम में शिरकत की। एहसानुल हक साहब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स एसोसिएशन के, उनसे हमारी बात हो रही थी। अगर सिंध में जो हमने बारिशें देखी और जो सैलाब आया, अगर मौसम अच्छा रहता तो नुकसान ज़्यादा नहीं होता और जो पाकिस्तान की डिमांड
इस साल हमको नज़र आ रही थी वो तकरीबन 15 मिलियन बेल्स की थी, उतनी प्रोडक्शन हमको नज़र आती और फिर इंपोर्ट नहीं करना पड़ती। दूसरी चीज़ एहसान साहब ने कहा कि इंपोर्ट जो कपास की है वो इस पे भी डिपेंड करती है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कितने हैं। अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे तो फिर कॉटन ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर कम होंगे क्योंकि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, और इससे पहले भी हमने इस प्रोग्राम में बात की है कि इससे जो ऑर्डर्स आते हैं वो टाइम पे अगर नहीं पाकिस्तान फुलफ़िल कर सकता है तो फिर ऑर्डर्स भी कम हो जाते हैं। तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कितने हैं। फ़िलहाल उन्होंने कहा 13 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन हुई है और पंजाब में काफ़ी अच्छी हमने कपास की फसल देखी है। जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन से उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ज़्यादा नुकसान फिर भी नहीं है, लेकिन नुकसान सिंध में काफ़ी हुआ है। तकरीबन 45 से 50% हमने कपास की फसल को ख़राब होते हुए देखा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आगे जो तवानाई के बहरान का जिक्र एहसान साहब ने भी किया उस पर हम मज़ीद बात करेंगे, और पंजाब में जो सूरत हाल होगी आने वाले सर्दी के मौसम में उस पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।